नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। भगवान श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम सभी प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, में ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं, एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के आया हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कन्या राशि वालों तक के लिए राहु और केतु 18 वर्षों के बाद में जब मेष राशि से निकल करके मीन राशि में आएंगे तो उसका प्रभाव क्या रहने वाला है। आज उसी कड़ी के अंदर हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन होना, केतु का राशि परिवर्तन होना यह 18 महीने कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक यानी कि शनि के बाद में सबसे अधिक किसी राशि पर भ्रमण करते हैं। गोचर में जब भी किसी भी ग्रह का इधर उधर राशि में परिवर्तन होता है तब किसी न किसी प्रकार से सभी राशियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ये निश्चित बात है, ये कोई मन से कही हुई बात नहीं, ये शास्त्र सम्मत बात है और वैज्ञानिक बात है कि जब भी ग्रहों का आना जाना एक दूसरी राशि में होता है तब उसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु मनुष्य चराचर के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। आइए उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु केतु अपनी मेष राशि को छोड़कर के पिछली वाली राशि यानी कि राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए मेष राशि से वृषभ में नहीं जाकर के वे पीछे वाली राशि में आएंगे यानी कि मीन राशि में। स्वाभाविक रूप से आप सभी को पता है कि मीन राशि बृहस्पति की राशि है, लेकिन राहु का एक गुण है, शुक्र के घर में, बृहस्पति के घर में और बुध के घर में, यानी कि इन तीनों ग्रहों की राशियों में कभी भी खराब फल नहीं देते हैं। इसलिए ये अच्छी बात है कि मीन राशि में आ रहे हैं। ये तो वह राशि की बात है। अब कौन से भाव के अंदर आपकी राशि से कौन सी राशि के अंदर राहु आएंगे यह भी बड़ी बात होती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर जन्म कुंडली या गोचर कुंडली या प्रश्न कुंडली में 12 भाव होते हैं, यानी कि कुंडली में 12th हाउस होते हैं। यह 12th हाउस आपके पूरे जीवन को दर्शाता है। यह काल पुरुष की कुंडली आपके जीवन से लेकर के मरण तक, अपितु मरण के बाद यानी कि मृत्यु के बाद भी आप कौन सी योनि में जाने वाले हैं या कौन सी गति आपको प्राप्त होगी, उन सभी की भी जानकारी जन्म कुंडली के आधार पर पता चल जाता है। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही व्यापक शास्त्र है, जिसने अपने गुरु के सानिध्य में रह करके भगवत आराधना करके जिन जिन व्यक्तियों ने ज्योतिष का अनुसरण किया उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई और वह त्रिकालदर्शी बने ही बने हैं और अपने इस त्रिकालदर्शी के ज्ञान से लोगों की उन्होंने सेवा करी है। आइए हम बात करते हैं राहु का प्रभाव तुला राशि वालों के ऊपर कैसा जाने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर राहु को सबसे अप्रत्याशित ग्रह माना गया है। अप्रत्याशित का मतलब कि वह कब कैसे क्या कर दे किसी को भी भान नहीं है, और इस ग्रह को एक मायावी ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से राहु और केतु एक राक्षसी ग्रह है और राक्षसों का स्वभाव होता है मायावी यानी कि अपने माया के द्वारा कैसा स्वरूप बना ले। राहु साधु से राक्षस और राक्षस से साधु बनाने में टाइम नहीं लगाते हैं। व्यक्ति को जिन व्यक्तियों के ऊपर राहु का प्रभाव रहता है, कुप्रभाव रहता है, तो वह भी ऐसे बनावटी और मायावी हो जाते हैं। इस कलिकाल के अंदर राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राजा से रंक और रंक से राजा बनाने में समय नहीं लगाते हैं। राहु का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली और गोचर कुंडली के आधार पर होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु अच्छी पोजीशन पर है तो जन्म कुंडली में अगर राहु अच्छी पोजीशन पर है तो गोचर के अंदर जब भी राहु आपकी राशि से शुभ ग्रह शुभ भाव में आएंगे तो निश्चित रूप से वह 18 महीने आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की पोजीशन कमजोर है तो गोचर में जब जब राहु का प्रभाव कुप्रभाव आएगा तो निश्चित रूप से उस समय आपको हानि ग्लानि का सामना करना ही पड़ेगा। राहु के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है। आइए हम बात करते हैं अब तुला राशि वालों के लिए गोचर में राहु का भ्रमण काल, राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, आप कुंडली में देख पा रहे हैं हमने तुला लग्न की कुंडली बनाई है। यह कार्यक्रम यह वीडियो तुला लग्न एवं तुला राशि दोनों के लिए है। तुला लग्न से आप देखेंगे षष्ठम भाव में राहु की उपस्थिति है एवं 12th हाउस में आप केतु को देख रहे हैं। अभी तक राहु
यानी कि राहु सप्तम भाव में थे आपकी राशि से, यानी कि 7वीं राशि में थे बृहस्पति के साथ में। यहाँ पर राहु अब मीन राशि में आ रहे हैं षष्टम भाव के अंदर, और केतु लग्न को छोड़ करके यानी कि तुला राशि को छोड़ करके अपने पीछे वाली राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रियदर्श को राहु का मीन राशि में होकर के षष्टम भाव में बैठना ये काफी अच्छा और महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अभी तक राहु बृहस्पति के साथ में बैठ करके गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे थे 22 अप्रैल 2023 से लेकर के, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को राहु के साथ में आए थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को जब बृहस्पति का साथ छोड़ करके षष्टम भाव में चले जाएंगे तो सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए यह रहने वाली है, तुला लग्न एवं तुला राशि वालों के लिए, कि अभी तक जो आपकी पर्सनल लाइफ और मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम थी, आप पति पत्नी के बीच में मनमुटाव या पति पत्नी के बीच में कोई गंभीर बीमारी या काफी दिनों से सेपरेशन वाली पोजीशन, तलाक तक आप लोगों की बात आ गई थी, या जो बैचलर है जिनकी शादी की उम्र हो चुकी थी उनका विवाह कहीं तय नहीं हो रहा था। जहां भी विवाह की बात चलती या तो लड़की या लड़का मना कर देता है, या अपने ही आप लोगों को खाए जा रहे थे। आपके अपने लोग आपकी बुराई करके, आपकी को परेशानी दे करके आपके रिश्ते को तोड़वाने में लगे थे। लेकिन जब बृहस्पति का साथ छोड़ करके राहु 30 अक्टूबर को षष्टम भाव में आएंगे तो यह निश्चित रूप से जो चिंताओं का जो पहाड़ है वो दूर होगा। और सबसे अच्छी बात तो यह बनने वाली है कि आपकी मैरिज लाइफ काफी अच्छी और मधुर बनने वाली है। अभी तक क्योंकि राहु और बृहस्पति के प्रभाव से हो सकता है तुला राशि वाले या तुला लग्न वाले काफी व्यक्ति ऐसे हैं जिनका तलाक तक की बात आ गई थी, कोर्ट में आप लोगों की फाइल चली गई थी कि भाई अब तलाक होना ही वाला है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि अप्रत्याशित ग्रह राहु है, राहु कभी भी कुछ भी किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। तो राहु की सबसे बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर यह रहने वाली है कि गृहस्थ जीवन के अंदर सुख और समृद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। जो पोजीशन आपकी पिछले काफी महीनों से यानी कि 4-5 महीनों से बिल्कुल डैमेज थी गृहस्थी को लेकर के, या आपके पार्टनर को किसी ना किसी प्रकार से घोर गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, उनकी बीमारी उनकी प्रॉब्लम्स भी दूर होने वाली है, हेल्थ में इजाफा होने वाला है। प्रिय दर्शकों, राहु का षष्टम भाव में बैठना, वैसे कुंडली के अंदर षष्टम भाव रोग का होता है, षष्टम भाव कर्ज का होता है, शत्रु का होता है, मामा का होता है, माता के दुख का होता है, भाइयों के दुख का होता है। तो यहाँ पर राहु जब आपकी राशि से षष्टम भाव में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप कितने भी बड़े कर्ज से क्यों ना डूबे हो, कर्ज के द्वारा आप परेशान हो चुके हैं, आप डिप्रेशन में आ चुके हैं, या सुसाइड तक की आपने अगर प्लानिंग बना ली थी कि अब मैं ये कर्ज नहीं उतार पाऊंगा, तो आप चिंता मत कीजिए। राहु के प्रभाव से अब यह आपका कर्ज भी हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। राहु के प्रभाव से आपके शत्रु हानि होंगे, आपके शत्रु आपके सामने नहीं आ पाएंगे, आपके शत्रु आपके मित्र बनने वाले हैं। अभी तक जो ऑफिस के अंदर, व्यापार के अंदर या सोसाइटी के अंदर, राजनीति के अंदर आपके शत्रु आपको परेशान करने में लगे हुए थे, वह सभी शत्रु अब आपके दूर होने वाले हैं। शत्रु आपसे या तो मित्रता कर लेंगे या फिर आपके शत्रु आपके दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, कभी आपके सामने मुंह के सामने वह आने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर राहु अगर अभी तक आप किसी भी गंभीर प्रॉब्लम में थे, क्योंकि यहाँ पर षष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति बनते और बृहस्पति को इतने दिन राहु ने ग्रसित कर रखा था। आप स्वयं भी अगर किसी बीमारी से ग्रसित थे, चाहे वह लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम हो, चाहे आंत से संबंधित प्रॉब्लम हो, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो, या ब्लड से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम से आप दुखी थे, या घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, हड्डियों से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर जब बृहस्पति का राहु साथ छोड़ करके षष्टम भाव में आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी कितनी भी गंभीर प्रॉब्लम क्यों ना हो, सभी गंभीर प्रॉब्लम आपकी अब दूर होने वाली है। राहु यहाँ पर बैठ करके दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। कर्क राशि में राहु का देखना यह निश्चित रूप से एक राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि कर्क राशि में राहु की दृष्टि या राहु की उपस्थिति काफी अच्छी मानी जाती है। जब पंचम दृष्टि से दशम भाव के ऊपर इफेक्ट डालेंगे राहु षष्टम भाव से बैठ करके, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके राजयोग बनते हैं। यहाँ पर राजनीति के अंदर आपको लाभ प्राप्त होता है, आप एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति बनेंगे, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, लोग आपसे यह जानेंगे कि भाई हमारा भविष्य कैसा हो। एक आप अच्छे भविष्य वक्ता बन सकते हैं, आप एक अच्छे लोगों को राय देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, आप
आपकी राय, आपकी राह लोग मानेंगे। राहु यहाँ पर बैठ करके द्वादश भाव को भी इफेक्ट कर रहे हैं। राहु का द्वादश में देखना, वहां पर पहले से केतु उपस्थित है, केतु का द्वादश भाव में होना और राहु का द्वादश भाव में देखना। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि शुक्र के घर में, बृहस्पति के घर में और बुध के घर में राहु कभी भी बुरा फल ज्यादा नहीं देते हैं या नहीं देते हैं। यहाँ पर बृहस्पति के घर में बैठ करके आपकी तुला राशि यानी कि शुक्र की राशि है, और जब बुध की राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि से, तो निश्चित रूप से आपका जो व्यय था, खर्चा था, क्योंकि द्वादश भाव 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है, दुख का होता है, चिंताओं का होता है, मरण का होता है। तो यहाँ पर जब राहु की दृष्टि द्वादश भाव में गिरेगी और केतु वहां पर उपस्थित होंगे, तो निश्चित रूप से आपके जितने भी शोक, कष्ट, दुख है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इन 18 महीनों में तो कम से कम आपके पास में नहीं आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह बन रही है कि अभी तक आप किसी व्यसन में लगे थे या ऐसी कोई संगति में लगे थे जिसके कारण आपका समय बर्बाद हो चुका था, या फिर आपने ऐसे कई लॉटरी में या फिर सट्टेबाजी में आपने अपने पैसों को बर्बाद कर दिया, व्यसनों में या व्यभिचार में अगर आपने पैसा बर्बाद कर दिया था, तो निश्चित रूप से राहु और केतु के प्रभाव से अब आपकी बुद्धि निर्बल बनेगी। प्रियदर्शकों, जरूरी नहीं कि राहु केतु हमेशा कुबुद्धि वाले बनाए या गलत रास्ते में ही डालें। मैंने जैसा कि पहले ही बताया है कि कोई भी ग्रह होता है उसका भाव निश्चित होता है, उसकी राशि निश्चित होती है कि कौन से भाव में अच्छा और कौन सी राशि में बुरा फल डालते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि पर बृहस्पति की दृष्टि होना काफी अत्यधिक शुभ माना गया है। तो यहाँ पर व्यसन से आप दूर होंगे, व्यभिचार से दूर होंगे और ऐसी संगति से आप दूर हो जाएंगे जो आपको नरक में ले जा रही थी। और सबसे अच्छी बात यह बनती है कि राहु के कारण अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश योग भी आपके प्रबल बन रहे हैं। आप अपने जन्म स्थान से दूर दराज की यात्रा करके धन का उपार्जन करेंगे, धन की प्राप्ति आपको होगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मजबूत बनने वाली है। प्रिय दर्शकों, केतु का भी द्वादश भाव में बैठना निश्चित रूप से राहु केतु का फल सामान्य रूप से एक जैसा होता है। केतु का द्वादश भाव में कन्या राशि में उपस्थित होना निश्चित रूप से यह आपके खर्चे को कम करेगा और आपके धन की वृद्धि करेगा, आपकी आय की, आपके लाभ की बेनिफिट आपको ज्यादा प्राप्त होने लगेगा। केतु की दृष्टि षष्ठम भाव के साथ साथ में केतु की एक दृष्टि चतुर्थ भाव में है, यानी कि शनि के घर में है। तो यह निश्चित रूप से आपको प्रॉपर्टी के योग दिलाते हैं, प्रॉपर्टी में इजाफा होगा। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी या कोई भी कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था, तो वह सभी भी अब केतु के प्रभाव से दूर होने वाला है। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु का टोटल ऑल ओवर 18 महीना तुला राशि वालों के लिए काफी अत्यधिक शुभ प्रद रहने वाला है। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप राहु और केतु को और पावर देने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से और राहु और केतु आपके लिए लाभप्रद और शुभप्रद बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये रहा 30 अक्टूबर 2023 को 18 महीने यानी कि लगभग मई 2025 तक राहु का मीन राशि में ब्रह्मण होना गोचर में, उसका फल तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसके ऊपर हमने ये बात करी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की पोजीशन कैसी है, जैसा कि मैंने बताया कि ये तो रही बात है राहु की अच्छे फल देने की, लेकिन यह सब फल तब प्राप्त होता है जब जन्म कुंडली में या विंशोत्तरी दशा में राहु का प्रभाव अच्छा हो, तभी जाकर के राहु और केतु का प्रभाव अच्छा प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली के आधार पर कि हमारा राहु और केतु कुंडली में कौन सी पोजीशन पर है, क्या राहु की महादशा है या राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, या गोचर में राहु हमारे लिए और कैसा रहने वाला है, महीने वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए हमारे नंबर से आप कांटेक्ट करके आप अपनी जन्म कुंडली का परीक्षण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि भ्रमण कैसा रहने वाला है। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।